दोस्तों, जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी उस डेट की जिस दिन हमने इन्वेस्टमेंट किया है एनएवी के रेट के हिसाब से हमें यूनिट्स अलॉट कर देता है। स्क्रीन पर आप निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो कि एक मिड कैप का म्यूचुअल फंड है, इसके करंट एनएवी की बात करें तो 1 अप्रैल 2024 को इसके एक यूनिट का जो प्राइस है वो 3597 रुपया है, यानी 3597 रुपया है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो कि मिड कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। वहीं पर अगर आप मिड कैप कैटेगरी का ही एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड को देखेंगे तो इसका करंट एनएवी जो चल रहा है, यानी जिस रेट पर आपको यूनिट्स अलॉट किए जाएंगे 1 अप्रैल 2024 को, इसका रेट है मात्र 173 रुपया 67 पैसे। यानी कि जहां पर एक सेम कैटेगरी मिड कैप का ही निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो कि लगभग 3,500 रुपये का है एक यूनिट, और वहीं एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी जो कि मिड कैप कैटेगरी का ही फंड है, उसका एक यूनिट का प्राइस मात्र 173 रुपया है। तो जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो कभी ना कभी हमारे मन में ये शंका आता है कि क्या हम उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे जिसका एनएवी रेट यानी पर यूनिट का रेट कम है, तो क्या हमें ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, क्या हमें ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना रहेगी, और महंगे वाले एनएवी को अगर हम लोग बाय करते हैं तो क्या हमें कम ग्रोथ देखने को मिलेगी या फिर हमें कम रिटर्न मिलेगा इन फ्यूचर। इन सभी शंकाओं के बारे में डिटेल में बात करने जा रहे हैं, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। इससे पहले आपको कुछ बेसिक डिटेल जाननी बहुत जरूरी है, जैसे कि एनएवी क्या होता है, एनएवी कैसे कैलकुलेट होता है और एनएवी का आपके रिटर्न पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। चलिए एक एक करके इन सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं याद दिला दूं कि अगर आप म्यूचुअल फंड, एसआईपी, शेयर मार्केट या फिर ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी जो कि आप अपने करियर में या फिर अपने फाइनेंशियल अचीवमेंट को अचीव करने में बहुत हेल्प होने वाली है। मेक श्योर कि आपने इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये एनएवी होता क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू, यानी वह दर, वह प्राइस जिस पर म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी हमें यूनिट्स अलॉट करती है उसे एनएवी बोला जाता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अगर हम म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं तो इनडायरेक्ट वे में हमारा पैसा शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट हो रहा है। तो जिस प्रकार से शेयर्स को परचेज करते हैं तो हमें शेयर्स दिए जाते हैं, लेकिन यहां पर हमें शेयर्स ना देकर के यूनिट क्यों दिया जाता है। तो इसको आप ऐसे समझिए, एज ए रिटेल कस्टमर, इंडिविजुअल कस्टमर, जब भी हम डायरेक्टली शेयर मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, कंपनी की डायरेक्ट हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, यानी कि उसके शेयर्स हमें अलॉट किए जाएंगे। लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो हम डायरेक्टली कंपनी के शेयर को ओनरशिप नहीं ले रहे हैं, बल्कि हमारे बिहाफ पर म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी उस शेयर्स के शेयर होल्डर्स के तौर पर जानी जाएगी। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आप मंथली 500 रुपये का एसआईपी कर रहे हैं और कोई ऐसी एएमसी जिसमें आपने म्यूचुअल फंड लिया हुआ है और वो एमआरएफ में अगर इन्वेस्ट करती है तो एमआरएफ के एक शेयर का प्राइस अगर आप देखेंगे तो 1,30,000 से 40,000 के बीच में है। ठीक है, 1,30,000 40,000 के बीच में है। अब मंथली तो आप केवल 500 रुपये ही इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी के तौर पर, तो क्या आपको शेयर्स अलॉट किए जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते। इसके साथ ही साथ आपको यह भी समझना है कि म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी एक साथ 40-50 कंपनीज के शेयर्स वो परचेज कर रही होती है या फिर आपके पैसे को वो इन्वेस्ट कर रही होती है। अब म्यूचुअल फंड हाउस क्या करती है कि ऐसे आप जैसे बहुत सारे रिटेल कस्टमर से वो छोटे छोटे अमाउंट को कलेक्ट करके, और जब वो बड़ा सा अमाउंट कलेक्ट हो जाता है तब उसे अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट कर रही होती है। तो यहाँ पर चूंकि शेयर्स को परचेज कौन कर रहा है, भले आपके बिहाफ पर वो एएमसी कर रही है, लेकिन आप वहां पर उस शेयर के ओनर्स नहीं है, उस शेयर की ओनरशिप आपके पास नहीं है बल्कि उस म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी के पास है। और चूंकि अलग अलग कंपनी के वो शेयर लिए हुए हैं और आपका अमाउंट बहुत छोटा था, 500 या फिर 1000 एसआईपी अगर आप कर रहे हैं, तो चूंकि आपको शेयर्स अलॉट किया ही नहीं जा सकता, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से यहां पर आपको यूनिट्स अलॉट किए जाते हैं और यूनिट्स का जो रेट होता है उसे ही एनएवी बोला जाता है। इसको ऐसे समझिए, आप बचपन में कभी ना कभी टॉफी खरीदने गए होंगे। मान लीजिए आप 10 रुपये लेकर के जाते हैं और एक टॉफी का प्राइस मान लीजिए कि 2 रुपये है, तो आप दुकानदार को बोलेंगे कि मुझे सभी पैसे के टॉफी दे दीजिए, तो वो आपको कितने टॉफी देगा? 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5, यानी आपको 5 टॉफी मिलेगा। तो यहां पर जो 10 हो गया वो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया, और 2 रुपया जो उस टॉफी का प्राइस था वो क्या हो गया? वो एनएवी हो गया। और जो आपको 5 टॉफी मिला वो क्या हो गया? वो यूनिट्स हो गया कि कितने यूनिट्स आपको उस म्यूचुअल फंड के अलॉट होते हैं। इस तरीके से एनएवी और यूनिट्स आपको दिए जाते हैं। ये तो बात हो गई एनएवी क्या होता है और कितने यूनिट्स मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एनएवी तय कैसे होता है। देखिए, एनएवी तय करने के लिए एक फॉर्मूला है, एनएवी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस
लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। यानी किसी भी कंपनी का एनएवी जो होगा वो कंपनी तय नहीं करती है, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स पर वो डिपेंड होता है। जैसे कि टोटल उसके पास एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी टोटल उसके पास कितने फंड हैं, माइनस टोटल उसकी लाइबिलिटीज कितनी है। अब ये लाइबिलिटीज कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, वो कितना कैश होल्ड कर रहे हैं। इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो के माध्यम से, और जो फंड मैनेजर हैं उनको भी सैलरी देनी है। इसके अलावा अन्य एक्सपेंसेज जो होते हैं कंपनी के, वो सब लाइबिलिटीज में आते हैं। तो टोटल उनके पास जो फंड है मैनेज करने के लिए, यानी कि AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, उसमें से टोटल लाइबिलिटीज को घटा दी जाएगी और साथ ही साथ ये देखा जाएगा कि उस म्यूचुअल फंड के कितने यूनिट हैं उससे डिवाइड किया जाएगा। जो वैल्यू आएगी वहीं उस म्यूचुअल फंड का एनएवी बोला जाएगा। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये एनएवी का रेट जो है वो डेली क्यों अपडेट होता है, डेली क्यों घटता बढ़ता रहता है। तो जैसे हम लोग रिटेल इन्वेस्टर हैं, वैसे ही देश में लाखों रिटेल इन्वेस्टर हैं और वो रोज SIP के माध्यम से उनके पैसे इनफ्लो हो रहे हैं उन म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी के पास। यानी कि उनकी अंडर एसेट मैनेजमेंट जो AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो लगातार बढ़ रहा होगा, या फिर अगर पैसे कोई रिडीम कर रहा है तो वो घट भी रहा होगा। तो चूंकि जो हमने फॉर्मूला देखा था एनएवी का कि जो टोटल एसेट है माइनस लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, तो टोटल यूनिट्स जो कहें अगर वो फिक्स है और अगर एसेट डेली या तो घट रहा है या तो बढ़ रहा है, और लाइबिलिटीज भी अगर डेली घट रही है बढ़ रही है, क्योंकि पैसे जब रिडीम करेंगे तो म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी को आपको पैसे देने होंगे, तो ये क्या हो गया, ये लाइबिलिटी हो गई उनकी। तो डेली एसेट और डेली लाइबिलिटीज वो उनके क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसी वजह से उनको डेली बेसिस पर अपने एनएवी को अपडेट करना पड़ता है। और साथ ही साथ आपको ये भी समझना है कि चूंकि शेयर्स के प्राइस डेली बेसिस पर घट रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं, तो जहां पर वो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वहां पर भी तो उनके इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली प्रभावित हो रही है। और जो पैसे उनके पास आ रहे हैं इन्फ्लोज के तौर पर, इन्वेस्टमेंट के तौर पर रिटेल इन्वेस्टर से, वो भी एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो भी घट रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि लोग वहां पर इन्वेस्ट भी कर रहे होते हैं और कई लोग वहां पर रिडीम भी कर रहे होते हैं। तो इसलिए डेली बेसिस पर एनएवी अपडेट किया जाता है म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी के द्वारा। अब मैं समझता हूं कि एनएवी क्या है और इसका रेट कौन तय करता है और कैसे ये घटता बढ़ता रहता है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद से थोड़ा सा आपके डाउट को मैं और क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, जब भी म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी कोई नया म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट लेकर के आती है, तो सबसे पहले वो NFO यानी न्यू फंड ऑफरिंग के तौर पर लिस्ट किया जाता है, जिसमें उसका प्राइस होता है वो फिक्स होता है कि 10 रुपए ही होगा, ठीक है। और समय के साथ अगर उसकी डिमांड ज़्यादा है तो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से उसका एनएवी रेट भी बढ़ेगा, क्योंकि एसेट अंडर मैनेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसमें पैसे इनफ्लो आ रहे हैं, यानी कि उस म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी की डिमांड ज़्यादा है, और लाइबिलिटीज और ये सभी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद से वो अपने एनएवी को तय कर रहे होते हैं और उस हिसाब से एनएवी ऊपर या फिर नीचे जाता है। अब एक बार बात कर लेते हैं आपके मेन प्रश्न पर कि कोई एक म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी जिसका एनएवी बहुत महंगा है और कोई एक म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी जिसका एनएवी थोड़ा सा सस्ता है, तो क्या एनएवी रेट से जो हमारा रिटर्न होगा वो प्रभावित होता है अथवा नहीं, लॉन्ग टर्म में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसे चलिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर आप पहला फंड जो कि निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड है, जो कि मिड कैप कैटेगरी का है, इसका एनएवी देख लीजिए 3597 रुपये का है, ठीक है। और इसका लास्ट 3 ईयर में जो रिटर्न इन्होंने जनरेट करके दिया है वो कितना दिया है, वो दिया है लगभग 28.79%, यानी कि लगभग 29% के आसपास। और यहाँ पर जो दूसरा फंड मैं ले रहा हूँ इसको देखिए, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये भी मिड कैप कैटेगरी का फंड है। मैंने दोनों एक ही कैटेगरी का फंड लिया ताकि चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएँ। यहाँ पर देखिए, फिर से मैंने यहाँ पर 3 साल का जो रिटर्न है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, और 3 साल में जो इनका रिटर्न है वो लगभग 29.65% है। यहाँ पर कैटेगरी दोनों की मिड कैप है, और 3 साल लेने का मेरा मकसद ये था कि लगभग ये रिटर्न जो है वो बराबर आ रहा है, उसमें भी लगभग 29% के आसपास और ये भी 29%। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल रहा है, इस वजह से रिटर्न में भी थोड़ा सा आपको अंतर देखने को मिलेगा। और ये रिटर्न में अंतर क्यों हो रहा है, क्योंकि चूंकि दोनों अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउस की प्रोडक्ट है, एक HDFC का है और दूसरा निपॉन इंडिया का है। यहाँ पर मैं बता दूं, कोई भी परचेज यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो बनाई जा रही है ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो, ठीक है। तो आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने पर्सनल फाइनेंसर से या फिर एडवाइजर से अच्छे से सलाह लेकर के ही इन्वेस्ट करिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देख लीजिए, दोनों में लगभग 29% है। और अगर मैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी जिसका
अगर मैं NAV का रेट की बात करूं तो 173 रुपया है। इसमें मान लीजिए कि मैं मंथली SIP करता हूं, ध्यान से देखिए, मैं मंथली SIP करता हूं 5,000 रुपये का। देखिए मंथली SIP मैं कर रहा हूं कितने का, 5,000 रुपये का, और 3 साल के लिए मैं अगर इन्वेस्ट करता हूं तो मेरा जो टोटल अमाउंट होगा इंटरेस्ट मिलाने के बाद से वो लगभग बनेगा 2,81,476 रुपया। 2,81,476 रुपया हो रहा है किसमें, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में, जिसके NAV का प्राइस कितना था, जिसके NAV का प्राइस आप अपने स्क्रीन पर देखिए 173 रुपया था। ठीक है, अब दूसरा फंड जिसका NAV का प्राइस बहुत ज़्यादा था 3,597 रुपया, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निपॉन इंडिया ग्रोथ, जिसका NAV का प्राइस 3,597 रुपया है। इसमें भी मैं 5,000 का मंथली SIP कर रहा हूं। देखिए आप स्क्रीन पर मैंने क्या किया है, 5,000 का मंथली SIP किया है। ठीक है, और 3 साल के लिए ही मैं यहां पर सेलेक्ट करता हूं। 3 साल क्यों मैंने लिया, क्योंकि दोनों का रिटर्न लगभग 3 साल के आसपास लगभग समान था। तो यहां पर देखिए 2,84,000 हमारा टोटल फंड होगा इंटरेस्ट मिला करके। वहां पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी 2,81,000 हो रहा था। थोड़ा सा यहां पर ज़्यादा क्यों हो रहा है, वो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि दोनों का जो पोर्टफोलियो होगा वो अलग अलग होगा। अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी में ये इन्वेस्ट किए होंगे। मिड कैप कैटेगरी की जो म्यूचुअल फंड होती है उसका क्राइटेरिया क्या है कि ये अपना मेजॉरिटी जो पैसा है वो मिड कैप में डालेंगे। ठीक है, अब मिड कैप कंपनियों की बात करें तो 101 से लेकर के और 250 तक की जितनी कंपनियां लिस्टेड हैं वो मिड कैप कैटेगरी की आती हैं, यानी कि टोटल 150 कंपनियां हैं। टोटल 150 कंपनी में मान लीजिए कि कोई एक म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी AMC मान लीजिए कि इसमें से कोई 50 कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रही है, और दूसरी म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी AMC2 जो कि 60 कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रही है। अगर ये 50 कंपनी इसमें भी है तो जाहिर सी बात है लगभग इंटरेस्ट जो होगा या फिर रिटर्न जो होगा वो समान होने की संभावना रहेगी। लेकिन मान लीजिए ये 50 कंपनी अलग है और ये 60 कंपनी अलग है, जो कि अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी मिड कैप के 150 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रही है, तो आपके रिटर्न के बदलने की संभावना रहती है। इसी वजह से जब आप मिड कैप कैटेगरी को भी सेलेक्ट करेंगे और उसमें 2 फंड को देखेंगे तो दोनों का रिटर्न एक ही पीरियड में अलग अलग हो सकता है, क्योंकि टोटल मिड कैप कंपनियों की बात करें तो 150 कंपनियां, इन 150 में से आपकी AMC किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है और किसी दूसरे AMC किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, इससे उसका रेट ऑफ रिटर्न तय होता है। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। मैं मोटा मोटी आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि भले ही NAV का प्राइस कुछ भी हो, हमें अगर रिटर्न अगर समान मिला है उतने टाइम पीरियड में, तो NAV का रेट कुछ भी हो, हमारा जो टोटल कॉर्पस जनरेट होगा उसमें कोई भी इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूं। देखिए ये आप स्क्रीन पर जो देख पा रहे होंगे ये निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो कि मिड कैप कैटेगरी का है, जिसका NAV का प्राइस कितना था, 3,597 रुपया था। और दूसरा फंड जो हमने देखा था आप स्क्रीन पर देखिए HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, जिसके NAV का रेट 173 रुपया था। 3 साल में दोनों का रिटर्न लगभग 29% के आसपास है। तो 3 साल में जो हमने पैसे इन्वेस्ट किए दोनों फंड में 1,80,000 ही किया है। देखिए ये HDFC का हो गया, और निपॉन का भी मैं दिखा देता हूं आपको। निपॉन में भी देखिए जो 3 साल में 5-5 रुपये मंथली हमने इन्वेस्ट किया था SIP के माध्यम से, उसमें जो हमारा पैसा इन्वेस्ट हुआ वो 1,80,000 ही हुआ है। तो निपॉन में जो हमारा पैसा बना वो टोटल बना 1,80,000 का, 3 साल बाद हमें कितना बना, 2,84,245 बना। और HDFC में कितना बना, HDFC में आप स्क्रीन पर देखिए, HDFC में आप देख पा रहे होंगे, देखिए HDFC को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, और HDFC में जो हमारा टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट था वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि 5,000 का दोनों में हम लोग SIP कर रहे थे। इसमें 2,81,000 बन रहा है, यानी लगभग समान आप कह सकते हैं, लगभग समान। थोड़ा सा अंतर क्यों दिख रहा है, क्योंकि अलग अलग कंपनी में ये हो सकता है इन्वेस्ट किए हुए हो, तो लगभग समान है। यानी कि जो NAV होता है चाहे वो महंगा हो या फिर सस्ता हो, उसे कोई इंपैक्ट पड़ता ही नहीं है। क्यों नहीं पड़ता है इसको ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए कि मैं महंगे NAV पर लेता हूं, मान लीजिए 3,000-4,000 NAV पर लेता हूं, तो वहां पर मुझे यूनिट्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो कम अलॉट होंगे। सेम पैसे पर यूनिट्स क्या होंगे, कम अलॉट होंगे। और अगर मान लीजिए दूसरी AMC जिसका अगर हमें बात करें कि जो NAV है वो सस्ता है, तो वहाँ पर यूनिट हमें क्या अलॉट होंगे, ज़्यादा अलॉट होंगे। लेकिन जब हम पैसे को रिडीम कर रहे होंगे 3 साल बाद, तो उस समय क्या होगा, इसका जो यूनिट कम मिला है इसका NAV भी तो ज़्यादा होगा। उस समय हो सकता है 4,000 हो गया हो, और ये जो 173 वाला था उसका हो सकता है 200 रुपया हो गया हो। तो यहाँ पर यूनिट कम है तो उस हिसाब से उसका NAV ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर यूनिट ज़्यादा है तो उस हिसाब से उसका NAV कम रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लगभग समान आ जाता है, लगभग समान आ जाता है। टोटल आपने प्रूफ आपने अपनी आंखों से उम्मीद करता हूं देख लिया होगा। तो कहने का मतलब यह है कि NAV का रेट कुछ भी हो, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। NAV के रेट से म्यूचुअल फंड को आप जज नहीं कर सकते कि ये म्यूचुअल फंड अगर ये महंगा है तो भविष्य में जाकर के आपको कम रिटर्न देगा, या फिर ये सस्ता है तो भविष्य में जाकर के आपको ज़्यादा रिटर्न देगा।
ठीक है। एनएवी के लिए जो रेट होता है वो डिपेंड करता है उस कंपनी के पास, उस म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी के पास टोटल एसेट्स कितने हैं, उनकी लाइबिलिटीज कितनी है और उनके पास कितने यूनिट्स हैं पब्लिक डोमेन में सेल आउट करने के लिए। तो ये 3 फैक्टर्स होते हैं जिससे उस कंपनी या फिर एएमसी का एनएवी रेट तय होता है। बाकी एनएवी पर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है कि आपका रिटर्न कितना बनेगा या फिर कितना नहीं बनेगा। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका एसआईपी, म्यूचुअल फंड या फिर लमसम के माध्यम से जो भी डाउट्स होते हैं उसको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।